हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखिए हम एनसीईआरटी के क्लास 6 के हिस्ट्री के पहले अध्याय को पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे। और ऐसे करके जो है हम सारे लेसन को, जो भी अध्याय हैं, सारे अध्याय को कंप्लीट करेंगे। और आज से डेली आपको एक वीडियो एनसीईआरटी हिस्ट्री की देखने को मिलेगी। तो आप जो है वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और ये वीडियो कोई भी देख सकता है। अगर आपने जीवन में कभी भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि इसमें देखिए बेसिक चीज़ों को बताई जाएगी जो आपके बुक में दिया है, बिल्कुल वही चीज़ें आपको बताई जाएगी। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा वो दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखा है वो रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए या फिर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ख़्याल यही आता है कि हमको एक बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। आपने टॉपर्स का भी सुनते होंगे, आप टॉपर्स भी आपको यही बोलते हैं कि एक बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो देखिए, एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए? आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब आप घर बनवाते हैं तो लोग बोलते हैं कि घर का जो है नींव वो मज़बूत होना चाहिए। तो उसी प्रकार से एनसीईआरटी है। अगर आपका नींव मज़बूत है, आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता है, तो फिर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों को आप आसानी से क्लियर कर लेते हैं। या फिर स्टेट पीसीएस हो गया या कोई अन्य चीज़ों को जो है आपको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो देखिए, एनसीईआरटी को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एनसीईआरटी की फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो भी इसमें समझ जाएंगे, ठीक है, जान जाएंगे। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं जो चीज़ें आपको नहीं पता है, जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगी वो चीज़ों को आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसकी जो स्थापना है 1961 में, यानी 1961 में इसकी स्थापना की गई एनसीईआरटी की, ठीक है। और आज के इस वीडियो में जो है हम हिस्ट्री की पहली क्लास के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इतिहास के ही पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, आपके मन में ख्याल आता होगा, जिनको नहीं पता है, कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास देखिए, आसान शब्दों में समझने की अगर हम कोशिश करें तो इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी जो पुराने चीज़ें घट चुकी हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, तो उसे इतिहास कहा जाता है। इससे भी आसान शब्दों में अगर हम समझने की बात करें तो अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को, यानी पास्ट में हुई घटनाओं के अध्ययन को ही हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडेटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये चीज़ें जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि इतिहास के पिता का क्या नाम है या इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी जान लेते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, अतीत के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ देखिए, इतिहास हमें यह भी बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, यानी आज हम जो अपने आसपास देखते हैं इसका विकास कैसे हुआ, ये हमें इतिहास से जानने को मिलता है। इतिहास हमें वर्तमान के अतीत के बारे में भी बताता है, यानी जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है उसके पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में भी जानकारी जो हमें है वो इतिहास से ही मिलती है, ठीक है। आई होप कि आपको इतिहास विषय क्या है समझ में आ गया होगा, और इतिहास के पिता जैसे कि हेरोडोटस हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने अध्याय पे चलते हैं। हमारा पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। ये पहला चैप्टर है। और देखिए, इसमें
पहले आपका जो बुक है उसमें उस बुक का नाम है हमारे अतीत, और हमारे अतीत में आपको 12 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखिए पहला चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, और ऐसे एक एक वीडियो में हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे, और इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे कि अगर आपके एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछे जाएँ तो छूट ना पाए। इस प्रकार से हम एक एक चीज़ों को बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये पहला चैप्टर है, और इसमें आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें देखिए पहली हेडिंग है आपकी कैसे पता लगाएं। तो क्या पता लगाएं हम इसमें देखेंगे, ठीक है। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम रेडियो, टेलीविज़न, अखबार आदि का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कल क्या हुआ था तो आप सच में रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, या फिर अखबार को पढ़ सकते हैं कि कल क्या चीज़ें घटी थी। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं, ठीक है। ये पहली हेडिंग है। इसके साथ इसके बाद हम आगे देखते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। आपकी दूसरी हेडिंग है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में देखिए हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि अतीत के लोग क्या खाते थे। अतीत का मतलब होता है पास्ट, यानी पास्ट में जो पुराने लोग होते थे, प्राचीन समय के लोग होते थे, वो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे और वो क्या काम करते थे। इन सारी चीज़ों को हम अतीत के माध्यम से जान सकते हैं। यानी कि जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो हम उनके माध्यम से चीज़ों को समझ सकते हैं। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों आदि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानी सुनते थे, कौन सा नाटक, गीत देखते थे, ये सारी चीज़ों को जो है हम जान सकते हैं। अतीत के माध्यम से जो है बहुत कुछ जाना जा सकता है कि उस समय के जो लोग थे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे और कहाँ पर रहते थे। और इसके साथ ही जितने भी शिल्पकार थे, पशुपालक थे, ये सारे लोग, इनके बारे में हम जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। और उस समय के बच्चे, जैसे कि आज भी लोग देखिए खेल खेलते हैं, तो उस समय के लोग भी कोई ना कोई जो बच्चे थे वो कोई ना कोई खेल खेलते रहे होंगे, कोई ना कोई कहानी पढ़ते रहे होंगे। तो इन सब को हम अतीत के माध्यम से जो है वो जान सकते हैं। आगे देखिए लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे, जिन्हें जंगल के विशाल संपदा के बारे में ज्ञान था। यानी कि जो लोग नर्मदा नदी के तट पे रहते थे उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कुशल संग्राहक थे, जिन्हें जंगल के बारे में, जो भी जंगल की चीज़ें थी उनके बारे में उन्हें पता था, ठीक है। और इसलिए वे जो है भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादन अपने भोजन के लिए संग्रहण करते थे। यानी जो भी चीज़ें उन्हें इम्पोर्टेंट लगती थी उनसे वे अपना जो भोजन, उनका जो भोजन था उनके लिए वो संग्रह करते थे, जो भी उनको जंगल में चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती थी। और इसी के साथ वे लोग जो है वो जानवरों का शिकार भी करना उनको आता था। यानी वो जानते थे कि कैसे जानवर का शिकार किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसल को उपजाना प्रारंभ किया। यानी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में जो है कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसल उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल आदि को अपना पालतू पशु बनाया। यानी अतीत के जो मानव थे वो 8,000 वर्ष पूर्व जो थे गेहूं और जौ फसल को उन्होंने उपजाया, और इसी के साथ वो जानवरों को पालते भी थे, जिनमें भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि को अपना पालतू पशु बनाते थे। लेकिन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मानव का पहला पालतू जानवर कौन था, क्या था, तो उसमें आपको आंसर करना है कुत्ता, क्योंकि मानव का पहला पालतू जानवर कुत्ता था। ये चीज़ आपको याद रखना है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी वो हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था।
इस प्रकार सबसे पहले चावल उपजाया गया। यानी कृषि के बारे में, कृषि के विकास में अगर हम बात करें तो सबसे पहले चावल को उपजाया गया था। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान थे। देखिए इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिनको आपको बताना है। अगर नहीं आएगा तो जब हम आगे जो हमारा वीडियो आएगा सेकंड चैप्टर का, उसमें हम आपको बता देंगे। तो पहले आप देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए मेहरगढ़ वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान से सबसे पहले कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि और पशुपालन का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आपको मेहरगढ़ को ट्रिक करना है। ठीक है, तो देखिए ये 4 क्वेश्चन है। व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य यानी व्यवस्थित कृषि कब प्रारंभ हुआ, उसका साक्ष्य हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है चावल का प्रमाण कहाँ से मिलता है। भारत में कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है। भारत में चावल का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है। ये चारों प्रश्न आपको बताने हैं और जो आगे वाला चैप्टर होगा हम उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर बसे थे। तो आरंभिक नगर कब बसे थे, कहाँ बसे थे, देखिए कहाँ बसे थे, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे। और कब बसे थे, तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व बसे थे। ठीक है, दूसरा है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि नगरों का विकास कब हुआ था, तो 2500 वर्ष पूर्व आप यहाँ पर देख सकते हैं 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इसी के साथ कहाँ पे हुआ था, तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदियों के आसपास आप देख सकते हैं। ठीक है, आसपास के क्षेत्र पुराने समय में मगध के नाम से जाने जाते थे। यानी गंगा नदी और इसकी सहायक नदी सोन नदी के क्षेत्र के आसपास का जो समय था उसे पुराने समय में मगध, आगे हम विस्तार से एक चैप्टर होगा मगध उसके बारे में पढ़ेंगे, तो मगध के नाम से जाना जाता था। और मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे जिन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो हम ये आगे पढ़ेंगे मगध के बारे में और उसके साम्राज्य के बारे में। तो आप ये मैप में देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख लीजिए किरथर, जैसा कि नाम आया था किरथर पहाड़ी कहाँ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ किरथर है, ये सुलेमान है और इसी के साथ गारो यहाँ पर पहाड़ी देख सकते हैं, गारो यहाँ पर है और ये गंगा नदी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब मैप में देखेंगे तो इससे चीज़ें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, चीज़ें जो है आपको जल्दी याद हो जाएंगी और लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अगली हेडिंग है आपकी आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उप महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, पुराने समय में लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने चाहा वे कर सके। पर्वत की ऊंचाई को नाप सके, समुद्र की गहराई को पार कर सके और उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग आए और यहीं पर बस गए। ठीक है, यानी कि उपमहाद्वीप देखिए किसे कहते हैं, तो देखिए ये जो सारे क्षेत्र हैं, ये सारे जो क्षेत्र हैं इधर का, ये सारे उपमहाद्वीप के अंडर में आपके आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात इनकी हो रही है। ठीक है, देखिए आगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यात्राएं लोग पहले करते थे, जिनकी चाहत थी तो सीमाओं को भी पार कर जाते थे, ऊंचाई को भी नाप लेते थे। तो और उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग आए और यहीं पर बस गए, जो बाहर से लोग आए थे वो यहीं पर बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से ही लोग पत्थर को तराशते रहे, संगीत रचने, भोजन को बनाने के लिए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता रहा। तो यही है कि लोग यात्राएं क्यों करते थे, तो लोग यात्राएं इसीलिए करते थे कि आप अगर मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इससे जो संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं भी समृद्ध होती है और इसी के साथ विचारों का भी आदान प्रदान होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो चीज़ें हमको पता नहीं होती है, हो सकता है हम सामने वाले से सीख सकते हैं जो कहीं और से आया है, और जो उनको पता नहीं है वो हमसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो
तो यात्राएं इसीलिए की जाती थी। अब यहाँ पर सबसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं देश का नाम। देखिए कई बार ऐसा होता है कि इंडिया किसे कहते हैं, भारत किसे कहते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया किसे कहते हैं। ठीक है, हम अपने देश के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस कहा और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया शब्द, जिसे हम आज भारत के लिए इंडिया भी बोलते हैं, तो इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और 2500 वर्ष पूर्व जो लोग यूनानी और ईरान से आए थे वो सिंधु को जो है हिंदोस और इंडोस कहने लगे और सिंधु नदी के पूर्व में जो भूमि स्थित थी उसे इंडिया कहा जाने लगा। उसी पे हमारा जो नाम है वो इंडिया पड़ा। अब हम देख लेते हैं भारत के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, भरत नाम का उल्लेख जो है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले, उत्तर प्रदेश नहीं सॉरी, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए जो है वो भरत नाम का उल्लेख किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, यानी जो भरत है उसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी हमें मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, भारत कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से भारत और इंडिया जो शब्द हैं वो एक ही शब्द हैं जो हम अपने देश के लिए प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। तो हम देखिए, हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, हम इन माध्यम का प्रयोग करके अतीत के बारे में जान सकते हैं, यानी पास्ट के बारे में जान सकते हैं जो पहले हुआ था। तो पांडुलिपि का प्रयोग करके, और इसी के साथ अभिलेख हो गया, महाकाव्य हो गया। वस्तुओं के अध्ययन से भी हम जो है अतीत के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुओं में देखिए औजार हो गया, हथियार हो गया, बर्तन, आभूषण, सिक्का आदि, इनके बारे में अध्ययन करके हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अब चलिए हम एक एक चीज़ को समझ लेते हैं कि पांडुलिपि से हम कैसे अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पांडुलिपि है, जिसको इंग्लिश में जो है मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ऐसा दस्तावेज जो एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखा हुआ होता है उसे पांडुलिपि कहते हैं। तो देखिए पांडुलिपि किसे कहते हैं, एक ऐसा दस्तावेज जो एक या अनेक व्यक्तियों के हाथों से लिखा होता है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, तो पांडुलिपि हाथ से लिखा होता है और वो एक या एक से अधिक व्यक्ति यानी अनेक व्यक्तियों द्वारा लिखा होता है। इसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन शब्द के मैनु से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। ठीक है, यानी हाथ से पांडुलिपि लिखा जाता था। ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को बांध दिया जाता था। उसे हम पांडुलिपि कहते थे, मतलब पांडुलिपियां कहते थे। यानी कि जो हिमालय में जो कुछ ऐसे वृक्ष उगते थे, ऐसे वृक्ष थे जिनके हिस्सों को काट दिया जाता था और लास्ट में उनको बांध दिया जाता था और उन पे जो है हाथ से लिखा जाता था, वही पांडुलिपि होती थी। कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तो कुछ आज भी उपलब्ध हैं, जो प्रायः मंदिरों एवं बिहारों में प्राप्त होती हैं। कुछ देखिए पांडुलिपियां नष्ट हो चुकी है, जिनको कीड़े खा चुके हैं, जो बहुत पुराने टाइम की हैं। इनमें धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान सभी प्रकार के विषयों की चर्चा होती है। जो पांडुलिपि हैं उसमें जो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें राजाओं के जीवन से संबंधित चीज़ें हो गई, औषधि हो गई और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा कहाँ है, तो हमारे पांडुलिपि में है। अब हम अतीत के बारे में देखिए अभिलेख से भी अतीत के बारे में जान सकते हैं। देखिए अब हम इसमें सबसे पहले ये समझेंगे, ये देख लेते हैं अभिलेख कहते किसे हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जो लेख होते हैं वो
पत्थर, धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग के द्वारा भी आदेशों को लिखवा दिया जाता था। यानी पहले जो है जो भी राजा हुआ करते थे उस टाइम या किसी विशेष लोग के आदेश पे भी लिखवा दिया जाता था, जिससे कि लोग पढ़ सकें और देख सकें। तो इससे भी हम इतिहास अतीत के बारे में जान सकते हैं। पांडुलिपि अभिलेखों से भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। पांडुलिपियों से भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वस्तुओं का अध्ययन करके भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है, यानी आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो पुरातात्विद जो है वो क्या करते हैं, पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष यानी जो चीज़ें बच जाती है और चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें खुदाई से मिलती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, और उनका अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो पुरातात्विद यानी आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। और इनकी मदद से हम जो है खुदाई से जो भी हमें चीज़ें प्राप्त होती है उनकी मदद से भी हम अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अतीत के बारे में हम कैसे कैसे जान सकते हैं। तो पांडुलिपि का भी प्रयोग करके हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अभिलेखों की सहायता से भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। इसी के साथ जो भी महाकाव्य हैं उनके बारे में उनका अध्ययन करके, जैसे कि रामायण, महाभारत, ये 2 महाकाव्य हैं, इनका भी अध्ययन कर कर हम अतीत के बारे में आसानी से जान सकते हैं। अब देखिए दूसरी हेडिंग है तिथियों का मतलब। तिथियों का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पूर्व कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 200 वर्ष बाद। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व यानी ईसा से पूर्व के रूप में जानी जाती है। यानी कि अगर कहीं आपको ईसा पूर्व लिखा हो तो इसका मतलब होता है ईसा से पहले, यानी ईसा के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से पहले। बेसिकली इसमें यही बताया गया है। तो देखिए आज का ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम था कब, कहाँ, कैसे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये पहला जो चैप्टर था क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, पहली तो मैंने ये बताया कि पहले जो लाखों वर्ष पूर्व जो है पहले लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। इसी के साथ चावल का आप साक्ष्य देख सकते हैं, और बाकी ये सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता ना हो आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अगला आपका चैप्टर होने वाला है आरंभिक मानों का खोज। ये अगला चैप्टर है, तो वो अगले हम वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।